खजुरिया जी, जो कि हमारे सभी कॉन्फ्रेंसेस में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कार्य करते हैं। हमारे बीच इस महाविद्यालय के सम्मानित हमारे सभी एमिनेंट फैकल्टी मेंबर्स, मेरे साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला से इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर और मेरे सहयोगी प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी, और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न महाविद्यालयों के डेलीगेट्स। हमारे लिए बहुत ही एक प्रेरणा का ये कार्य महसूस हो रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, नाम के ऊपर हिमाचल प्रदेश में एक ही कॉलेज है। और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, मैं रिसर्च पेपर नहीं पढ़ूंगा और ना मेरा एकेडमिक कार्य है, मैं 3 बातें केवल रखना चाहूंगा इस राष्ट्रीय सेमिनार के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि डेलीगेट्स अपने अपने महाविद्यालयों में जाएंगे तो किसी न किसी महाविद्यालय का नाम किसी न किसी विभूति के नाम से जुड़ा है। एक तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जैसे एक राष्ट्र नायक के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति महाविद्यालय हमीरपुर का नामकरण हुआ है, और उनके नामकरण से लेकर आज तक, और मैं तो ये कहूंगा कि स्वतंत्रता से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर कोई अगर राष्ट्रीय सेमिनार हुआ है तो ये पहला सेमिनार है। और मैं आयोजकों को इस सेमिनार की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये हमीरपुर को ये सफल देता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हमें और भी प्रसन्नता है कि हमने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आग्रह किया अपने सम्मानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से, महाविद्यालयों के सहायक प्रोफेसर साहिबान से, कि सभी को जो कॉपरेट करना है, छुट्टी की व्यवस्था के लिए सहायता करनी है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स का हमें जो है वो बड़ा सकारात्मक सहयोग मिला, और उसी का नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि लगभग 40 हमारे जो डेलीगेट्स हैं हमारे कॉलेज से इस बार पहुंचे हैं। और हमारे आयोजन में किसी प्रकार की, मैं आयोजकों की तरफ से जो अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही होगी तो एकेडमिक पक्ष की ओर से, क्योंकि हम लोग भी इस महाविद्यालय में पूर्व में सेवाएं दे चुके हैं, तो मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं कि कोई कमी रही हो तो हम खेद प्रकट करते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, और आपका सहयोग हमें निरंतर आगे भी मिलेगा, इस बात की मैं आशा करता हूं। इस सेमिनार के अवसर पर मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। पहले तो हमें एक बात ये देखनी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र नायक के रूप में ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका बचपन जो है 1897 की हम बात कर रहे हैं, मैं बायोडाटा में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप टाइम पीरियड देखोगे कैसा है। बचपन से ही उनको कटक उड़ीसा में जो है निर्वासन सहन करना पड़ा। ये वह शख्सियत हैं कि जो बचपन में भी निर्वासन में है और जिनका जीवन के अंतिम दिन भी निर्वासन में है। तो इस पहलू पर हमें देखना है कि वो अपने जीवन के 16 वर्ष जो हैं वो जन्मभूमि से कटक उड़ीसा में, पिलग्रिमेज नाम की पुस्तक जब वो लिखते हैं, अपने ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो उसमें किस प्रकार की प्रेरणा पूरी उड़ीसा जगन्नाथ यात्रा से वो लेते हैं और किस प्रकार से राष्ट्र का गौरव जो है वो होना चाहिए और विदेशी शासन विदेशी होता है, इस बात को हमें जो है उनके बचपन के निर्वासन से देखना है कि वो अपने 12 बच्चों के परिवार में से किस परिवेश से बाहर वो निकले और राष्ट्र प्रेम जो है इतना मन में रहा कि वो सारी चर्चा हुई कि इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बावजूद भी अंग्रेज के लिए नौकरी नहीं की, मातृभूमि की सेवा करने का संकल्प। नंबर 2 जो मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आज इस कॉन्फ्रेंस में एकेडमिक सेशन में मुझे 2 बातें जो करनी थी सभी डेलीगेट से, अगर अधिकतर संख्या में होते तब भी, हम थोड़ी संख्या में हैं तब भी। दूसरा, मुझे एक प्रश्न आप सभी से यह साझा करना है कि हमें इस बिंदु पर जो है चर्चा करनी है कि अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर मुकदमे क्यों चलाए। क्योंकि सेना का कभी भी जो है, सेना का सम्मान हर राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष करता है। सेना को कभी भी कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता। लेकिन आजाद हिंद फौज के ऊपर ट्रायल हुए, ये चर्चा हुई। क्या कारण था? उसका कारण प्रोफेसर कपिल कुमार जी की अभी हाल ही में पुस्तक आई है। निदेशक महोदय जी ने बहुत बड़ी बात आज कही है सेमिनार के अंदर कि भारत के इतिहास के पाठ्यक्रम में हम बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन पाते हैं, जबकि रिसर्च की कई पुस्तकें जो हैं विभिन्न स्कॉलर्स के द्वारा लिखी गई हैं। अगर मैं डाटा के तौर पर बात करूं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय, उनके कार्य, आजाद हिंद फौज, भारत की स्वतंत्रता स्वराज संघर्ष, छोटे छोटे कार्य में नेताजी की प्रेरणा जो मिली है, उन सभी घटनाओं से संबंधित 253 पुस्तकें आज तक जो है सर प्रकाशित हो चुकी हैं। और उनमें हाल ही में जो सबसे ज्यादा चर्चित पुस्तकें रही हैं वह हमारे रक्षा एडवाइजर, पूर्व रक्षा एडवाइजर, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर राकेश सर का कि अभी दिसंबर 2021 में हमें मेजर जीडी बख्शी जी से जो है धर्मशाला में 2.25 घंटे की मुलाकात करने का अवसर मिला।
और मैं हमेशा जो है प्रेरणा प्राप्त करता हूँ डॉक्टर केसी से कि इन्होंने तुरंत मेरे से एक विषय साझा किया कि डॉक्टर बख्शी जी हिमाचल विजिट में आने वाले हैं, कुछ प्रश्न हमारे आजाद हिंद फौज से संबंधित हैं, तो हम उनसे समय लेना चाहते हैं। वी वर गिवन डियर डेलीगेट्स ओनली 25 मिनट्स, हमें 25 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन राष्ट्र चिंतन का जब प्रश्न बना हमें 2 घंटे 15 मिनट का समय उन्होंने वहां पे दिया और स्वयं हमारा मार्गदर्शन किया और कुछ बातें हमें दी। उसी दिन से हमने ये तैयारी कर ली थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर हमें इस प्रदेश के अंदर एक सेमिनार करना है। तो ये एक हिडन जो हमारा एक वहां से शुरुआत हुई थी और ये संयोग बन गया कि शोध संस्थान के निदेशक महोदय जी का निर्देश हुआ कि आप जो भी सेमिनार करने जा रहे होंगे, आपको वित्तीय सहायता की किसी प्रकार की कमी ना आए, उसके लिए आप हमें अपना प्रपोजल दो। वो प्रपोजल जो है माननीय डॉक्टर के जी ने जमा की, मंडी चले गए और जैसे वो बादल छा जाते हैं कि नहीं आप तो जो कुछ नहीं होगा, तो उन बादलों को छांटने का कार्य जो है वो आप सभी डेलीगेट्स ने किया है और आज हम उस साकार रूप में संभव हो पाए। तो जो अंतिम प्रश्न में बात कर रहा था कि क्यों ट्रायल किए, प्रोफेसर कपिल कुमार जी की पुस्तक, मेजर जीडी बख्शी जी की पुस्तक, कपिल कुमार जी आजाद हिंद फौज एंड साम्राज्य उस पुस्तक में जो वर्णन कर रहे हैं, बाकी तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, एक का मैं रेफरेंस आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो वो सारी जो डिक्लासिफाइड फाइल्स हुई हैं उसके माध्यम से एक बातें निकल के आती हैं कि जिसमें सिंगापुर के ऊपर जापान का कब्जा हो गया और वहां पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी, यूरोपियन सैनिक भी और इंडियन सैनिक भी वो वहां पे बंदी बना लिए गए। तो वहां पर अप्रवासी लोगों और बंदी बनाए हुए लोगों को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के साथ जोड़ा गया और वही आजाद हिंद फौज के बाद में जो है सक्रिय सैनिक बने। अब यहां स्थिति यह थी कि जापान ने सिंगापुर के ऊपर कब्जा किया और साम्राज्यवाद की स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेज, इंग्लैंड और जापान जो थे वो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का भी एक सेकंड वर्ल्ड वॉर एक प्रश्न था। तो अंग्रेजों को इस बात का खतरा हो गया कि जापान जो है वो एशियाई क्षेत्र पर जो है कब्जा जमाने की स्थिति पैदा कर देगा। उस स्थिति में रास बिहारी बोस जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा हुई कि उन्होंने जाके आजाद हिंद फौज को फिर जाके जो है रिऑर्गेनाइज करके वो मोर्चा संभाला। लेकिन मैंने प्रश्न ये उठाया है इस कॉन्फ्रेंस में कि अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को सैनिक क्यों नहीं माना। उनको जो है वो चाहे आप ब्रिटिश राज्य के विरोधी मानो, चाहे देशद्रोही मानो, चाहे उन्होंने अंग्रेजों ने चाहे उनके प्रति जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों के प्रति जो व्यवहार किया वो वैसा व्यवहार क्यों किया कि मुकदमे क्यों ट्रायल किए, क्योंकि उन्होंने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को जिफ का नाम दिया, JIFF, जापान इंडियन फाइटिंग फोर्स। तो अंग्रेजों के नजरिए में ये जापान इंडियन गठजोड़ था जो ब्रिटिश को चुनौती दे रहा था और जापान इंडियन फाइटिंग फोर्स जो है उसको इमीडिएट जो है वो डिफीट किया जाए, उसकी पावर को इमीडिएट जो है वो समाप्त किया जाए, उनके मोर्चों को इमीडिएट रोका जाए। इसके लिए इंग्लैंड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मुझे 2 घंटे के रिसर्च पेपर में बात करने की बजाय केवल यही बात आपसे करनी थी कि इस दृष्टिकोण को देखा जाए कि आजाद हिंद फौज के प्रति जो है वो ब्रिटिश रवैया क्या था, वो क्यों यहां पर जो है आजाद हिंद फौज के सैनिकों को सैनिक नहीं माने। और अंत में मुझे जो बात करनी है वो मुझे ये बात करनी है कि मुझे एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों अटेंड करने का मौका मिला। उस कॉन्फ्रेंस में मैंने 2 बातें सीखी। मैं अपने विद्यार्थियों से भी चर्चा करता हूँ, आपके बीच भी करूंगा। वो मैंने बातें ये सीखी कि उस चर्चा में 3 रिसर्च पेपर ऐसे थे जिसमें बात हुई, जैसे रास बिहारी बोस के बारे में बताया गया, बम कांड, काकोरी कांड। एक स्कॉलर जो थे वो बिहार से थे, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में बहुत आनंद आया, अपने अनुभवों में उन्होंने बातें कही है। तो कहता कि मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा और मेरी बात यह है कि भारतीय इतिहास से संबंधित किसी भी घटना को कांड ना कहा जाए। तो दूसरी बात मुझे आज यहाँ ये करनी है कि जब भी हमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, स्वराज संघर्ष के नायकों के संघर्ष से संबंधित कोई चीजें हमें पढ़ने का, खंगालने का अवसर मिलता है, अगर वो साम्राज्यवादी इंप्रेशन से, अगर वहां पर जो है डकैती शब्द यूज हुआ है, वहां पर कांड शब्द यूज हुआ है, वहां पर नकारात्मक शब्दों का हमारे राष्ट्रीय नायकों के प्रति अगर कोई नकारात्मक शब्द वहां पर प्रयोग हुआ है, तो उस नजरिए को बदलकर हमें उसे भारतीयकरण की दृष्टि से क्रांति स्वरूप में किया गया प्रतिकार शब्द जो है उसके बीच से नए शब्द निकालकर हमें इतिहास के पाठ्यक्रम में
अगली पीढ़ी तक पहुंचाने हैं। इतना ही मुझे आप सबके बीच में कहना है। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।